बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। भारत के द्वारा दोस्तों अब बांग्लादेश को जाने वाली जो अधिकतर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार के लिए पॉज लगा दिया गया है। बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। खाने पीने के लिए बांग्लादेश ने बोला कि हम साहब पाकिस्तान से चीजें लेनी शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान खुद भी भारत से चीजें लेता है। ये तो एक बिल्कुल समझ लें कि बचकाना बात है कि अगर बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। $18 बिलियन का प्रॉफिट भी हमको हो रखा है क्योंकि बांग्लादेश की पूरी गारमेंट सेक्टर को हम ऊपर से उठा रहे हैं। यहाँ पर पता चला कि भाई सूरत वालों ने कम से कम नहीं तो 25% ऊपर करा है अपने आप को प्रॉफिट, और ग्रोथ 25% की दिखाने वाले हैं वो लोग। तो वेल डन यार पाकिस्तानियों, ऐसे ही करते रहो बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही खराब और बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। भारत ने बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर इस समय बैन लगा दिया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि बांग्लादेश से भारत में जो पेमेंट्स होती है उसको लेकर इरेगुलरिटी आ रही थी और उसकी वजह से आरबीआई के कानून के तहत भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो चाह के भी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। और ऐसे में आरबीआई के कानून के तहत उन एक्सपोर्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो सकती है और इसी कार्रवाई से बचने के लिए एक्सपोर्टर्स ने इस समय बांग्लादेश को जो गेहूं, चावल, चीनी, दूध और सब्जियां तक जाती है, फल तक जाते हैं, मसाले, कॉटन और ऑयल मिल्स और बाकी प्रोसेसिंग फूड के जो आइटम जाते हैं बांग्लादेश में, वो सब के सब इस समय भयंकर स्पीड से स्लो डाउन हो चुके हैं। और ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि बांग्लादेश में इन्फ्लेशन अब मल्टीफोल्ड होने वाली है और बांग्लादेशियों को खाने पीने की चीजों के भी लाले पड़ जाएंगे। सिर्फ एक चीज बांग्लादेश को बचा सकती है, वो है उनके डॉलर या फिर उनका गोल्ड। मेनली उनका गोल्ड है जो बांग्लादेश को बचा सकता है और वो फिर ब्लैक मार्केट के थ्रू फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO उसके जो रीजनल चेयरमैन है योगेश गुप्ता जी, इन्होंने दोस्तों क्या कहा है कि एक्सपोर्ट्स जो कि भारत से बांग्लादेश की तरफ जाते थे वो अब बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। एंड इसके पीछे मेनली जो रीज़न है वो ये है कि बांग्लादेश से अब इंडिया के एक्सपोर्टर्स को पेमेंट एश्योरेंसेस नहीं मिल रही हैं। यानी कि इंडिया से अगर कोई माल बांग्लादेश में जाता है तो बदले में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये लगने लगा है कि ये वाला जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको यहाँ पे ऑनर नहीं किया जाएगा, यानी कि पेमेंट समय पे नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी तरफ से बांग्लादेश को जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं। और इसको लेकर बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि आरबीआई इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। मान लीजिए कि इंडिया से कोई आइटम है जो कि बांग्लादेश में भेज दी गई है, लेकिन बदले में अगर उसकी पेमेंट नहीं आई है तो पहले तो पेमेंट का नुकसान तो इंडिया के एक्सपोर्टर को होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो इंडिया का एक्सपोर्टर है इसके ऊपर जो फेमा कानून है ये भी लग सकता है कि ऐसी कौन सी आइटम है जो कि आप वहां पे भेज रहे हैं जिसके बदले में आप पेमेंट नहीं ले रहे। आरबीआई इस चीज़ को लेकर बहुत सख्त है और इस चीज़ को लेकर जो शक है वो कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर ही आ सकता है और इसीलिए जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो शिपमेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा डर आ चुका है कि हम लोग जो हैं वो शिपमेंट्स को बांग्लादेश में अब उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका है। इसके अलावा इसकी सूरत इसके बारे में कुछ, और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया।
डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही, जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएंगे ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशतगर्दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अपना, अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। उन्होंने, डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाएं, और सबसे बड़ी वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार मार आके, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं, वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के, बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी होनी चाहिए। कन्वेंशनल मेथड के थ्रू, अनकन्वेंशनल रूट्स के थ्रू भारत में आएगा इलीगली, और उसके बदले में इलीगल ट्रेड अब शुरू होने वाला है बांग्लादेश को। हालांकि आपको पता होगा कि इलीगल ट्रेड भारत और बांग्लादेश या जितने भी पड़ोसी देश होते हैं उनके बीच चलता ही रहता है, लेकिन अब जो लेवल पे शुरुआत होने वाली है ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से, मैं कहूंगा, बाहर से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए जितनी भी चीजें असेंशियल है उनका आयात वो भारत से करता है, लेकिन हालांकि उसने पाकिस्तान से भी अब आयात करने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान खुद ये सारी चीजें भारत से खरीदा है। तो बांग्लादेश का जो पाकिस्तान प्रेम अभी नया नया जागा है, या कहीं कि काफी समय से जो अंडरग्राउंड वेव चल रही थी वो फॉरेन सपोर्ट के कारण अब ऊपर आ गई है, और ये सरफेस पे जो वेव आई है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है, क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक चलेगी जो बांग्लादेशियों के लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि पाकिस्तानी चाह के भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तानी नहीं चाहते कि वो बचें, अगर उन्हें बचाना ही होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। आज भी बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी एज ए टूल यूज करते हैं, लेकिन जब इक्वालिटी की बात आती है तो उनके अपीयरेंस के ऊपर आपको पाकिस्तानी तरह तरह के कटाक्ष करते दिखेंगे, उनकी भाषा के ऊपर, उनके पहनावे के ऊपर, उनकी जो लोकल कल्चर है उसके ऊपर आपको पाकिस्तानी तरह तरह से नफरत भरे तरह तरह के कटाक्ष आपको करते दिख जाएंगे। ऐसे में जो ये प्रेम है ये सिर्फ इतना ही है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं उतना ही जितना आप हमारे शत्रु को नुकसान पहुंचाओगे। यानी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत की सुपारी दे दी है, और बांग्लादेश के जिन लोगों ने ये सुपारी उठाई है ये इस समय पूरे बांग्लादेश को हाईजैक करके बैठे हैं, और पूरे बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक लगा के अब भारत के ऊपर फायरिंग की जा रही है, ताकि भारत उसका रिटेलिएशन करे और कोई नया कॉन्फ्लिक्ट इस क्षेत्र में भी शुरू किया जा सके। क्योंकि जहाँ इतनी पॉपुलेशन हो, इतनी पॉवर्टी हो, वहाँ लाइफ चीप हो जाती है, और उस चीप लाइफ को वेपनाइज करके भारत को हार्म करना पाकिस्तान की इस समय नई स्ट्रेटजी है।